लेकिन आइए वापस लौटते हम उत्तर प्रदेश के हालात पर उनको समझने की इस समय कोशिश कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। राजीव राय समाजवादी पार्टी से, शफीक उर रहमान बर्क साहब बीएसपी से, अखिलेश सिंह कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस से, शाहिद सिद्दीकी संपादक नई दुनिया उर्दू के हमारे साथ हैं, और एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राजीव राय आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश हाल में ऐसा क्यों लग रहा है, गलत कारणों से, या फिर कहें जो कानून व्यवस्था है चरमरा सी गई है उत्तर प्रदेश में, क्यों? देखिए, कानून व्यवस्था चरमरा नहीं गई है, सही बात है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है जिसको न हम चाहते हैं, न हमारी पार्टी, न हमारी सरकार, लेकिन उतनी त्वरित ढंग से कार्रवाई भी हुई है। बहुत सारी तमाम बातें, एक साल पहले मैं आपके स्टूडियो में इसी दिन था और हम लोग माने थे कि बड़ी उम्मीद के साथ सरकार आई है। पिछले 5 साल की जो सरकार थी उसने इतना निराशा हो गया था कि नए मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हो गई थी। उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, बहुत सारे विकास। आप खुद समाजवादी पार्टी में, क्या आपको लग रहा है कि जो 1 साल है, आज ही के दिन पिछले साल बहुमत हासिल की थी, क्या आपको लग रहा है जो आपकी उम्मीदें थी अपने इस सरकार से, बहुमत लेकर आप लोग आए थे, आप लोगों को सत्ता एक तरह से मिली थी, क्या आप लोगों की खुद की उम्मीदों पर खरे उतर रही है आप ही की सरकार? नहीं, जो हम उम्मीद किए थे उसके हिसाब से पूरे प्रयास के साथ सरकार चल रही है। सही बात है कि 4 साल टाइम भी है और बहुत सारे मुकाम हमें हासिल भी करने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में, देखिए एक बात आपको ध्यान क्या 1 साल का समय कम होता है? ये भी सवाल मैं वही बोलने जा रहा हूँ। 1 साल हमें टाइम मिला। 1 साल में पहले 3 महीने हमारे पास बजट नहीं था, उस बजट पर काम करना था जो मायावती जी ने छोड़ सका था। उसके बाद जो 5 साल का खोखला किया हुआ राज्य हमें मिला, हमें अंदाजा नहीं था कि अर्थव्यवस्था इतनी खोखली होगी, भीतर से इतने गड़बड़ियां पाई जाएगी, सुधारने में इतनी विरासत में खोखली शायद नहीं मिली होगी। नहीं, शफीक उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी से हैं। शफीक साहब, जो उम्मीदें थी फिलहाल उसका तो आकलन करेंगे ही, लेकिन एक मजबूत टक्कर भी दी है। अखिलेश यादव ने, जो भी बहुजन समाज पार्टी का राज्य रहा, एक युवा चेहरे के रूप में आए थे और एक टक्कर मिली थी। जी, हेलो जी। हाँ, जहां तक देखिए, जहां तक मायावती जी के शासनकाल का ताल्लुक है, वो भी हमारे सामने है। उन्होंने गुंडाइज्म को पनपने नहीं दिया, और यहां तक के मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी बात आई, चाहे वो बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हुई, चाहे वो मिनिस्टर हुआ, चाहे एमएलए हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने फौरन सख्त कार्रवाई की, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन मजबूत रही। लेकिन आज यानी 1 साल अभी नहीं हो पाया पूरा, लेकिन इसके बावजूद यानी आज आम आदमी की जिंदगी महफूज नहीं है, जबकि एक ऑफिसर, पुलिस का जिम्मेदार ऑफिसर डीएसपी को इस तरीके से बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, और वो भी साजिश के तहत हुआ है। उसमें प्लानिंग है, चूंकि जो लोग उसके साथ आए थे वो क्यों भाग गए वहां से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जी जी, ठीक है। और इसमें राजा भैया का यकीनन इसमें हाथ है, बगैर इसके कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, शायद सिद्दीकी साहब आपको लेकर आऊंगे। एक समय आप भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। राजा भैया क्यों एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वहां के, दबदबा रहा है एलाइज के लिए लाने के लिए जो भी सरकार वहां पे बनती है, लेकिन क्यों उनको इतना बचाया जा रहा है? देखिए, राजा भैया जिस दिन मंत्री बने उस दिन से समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदें थी लोगों को भी और हम सबको जो उम्मीदें थी, उन पे कहीं जो है चोट लगनी शुरू हो गई। क्योंकि अगर राजा भैया समाजवादी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण लीडर थे तो इंडिपेंडेंट क्यों लड़े? अगर इंडिपेंडेंट लड़े थे तो फिर उनको इतनी जल्दी क्या थी कि आप सरकार में लाएं और मंत्री बनाएं, जबकि आपने चुनाव जीता था इस बात पर कि गुंडों और बदमाशों को बाहर रखा जाएगा। हवा जो बदली थी वो डीपी यादव का टिकट काटने से बदली थी। तो आपने एक तरह से जनता को धोखा दिया कि हमने राजा भैया को टिकट नहीं दिया, और राजा भैया इलेक्शन लड़के आ गए। आने के बाद आपके पास बहुमत था, उस बहुमत के बावजूद क्या जरूरत थी कि आप जेल का मंत्री बना दें राजा भैया को, जिनके ऊपर इतने आरोप हैं? और उसके बाद एक दंगा हुआ
उनके इलाके में ये जो आज जो हत्या हुई है उस दंगे से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जियाउल हक उस दंगे की इंक्वायरी कर रहे थे और राजा भैया चाहते थे कि एक मुसलमान अफसर के हाथों उनको जो है सफाई मिल जाए, उनका दामन साफ कर दिया जाए। वो अफसर तैयार नहीं था ऐसा करने को। वो जो कहते हैं कि मैं चाहता तो ट्रांसफर करा देता, लेकिन मैंने ट्रांसफर नहीं कराया। तो ट्रांसफर इसलिए नहीं कराया कि एक मुसलमान के हाथों से वो अपने ऊपर लगे जो सांप्रदायिकता का दाग है, और ये पहला दाग नहीं है, इससे पहले कितनी बार उनके बड़े बड़े कांड हो चुके हैं उनके वहां पर, जहां पे लड़कियों के साथ रेप हुआ है, मर्डर हुए हैं, लोगों को घसीटा गया है जीपों के पीछे बांधकर। तो उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान है जिन्होंने बड़ी उम्मीद बांधी मुलायम सिंह जी से, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो राजा भैया हैं उन पे पोटा लगा था 2003 में। जैसे ही मुलायम सिंह सरकार उन्होंने शपथ संभाली, रिसर्च में कहा गया है विद इन 25 मिनट्स ऑफ टेकिंग ओथ उन पर से ये मामले हटा लिए गए थे। और जो 2003 से 7 के दौरान एक समय ऐसा था कि राजा भैया पर 45, रघुराज प्रताप सिंह हैं उन पर 45 मामले थे दर्ज, लेकिन अब सिर्फ जो एफिडेविट है उस पर 8 मामले दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब तो बहुमत से चुन के ये आए हैं, तो क्या मजबूरी है या क्या कारण है? राजीव जी आप ही समझाएं क्या कारण है। जी सिद्दीकी साहब मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये जो है बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उस दिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। बड़ा धक्का लगा था कि जो उम्मीदें थी हमें समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह यादव से और नौजवान अखिलेश यादव से, और ये परिवार कहते हैं कि ये परिवार का हिस्सा है। राजा भैया जो है घर में बेटे की तरह से हैं मुलायम सिंह जी के, और उसी तरह से आना जाना है। राम गोपाल यादव जी क्या उनके दरवाजे खुले रहते हैं, तो एक बड़ा करीबी रिश्ता है, ऐसा नहीं। और मैं समझता हूं कि उनको बचाने की तमाम कोशिशें आज हो रही हैं, और सीबीआई के हवाले भी जो किया है। इससे पहले एक अफसर का मर्डर हुआ था, जो अफसर इनके खिलाफ पोटा की इंक्वायरी कर रहा था, उसका मामला सीबीआई को दिया गया था 2003 में। वो आज तक सीबीआई के यहां लटका हुआ है, तो वो समझते हैं कि सीबीआई को भी मैनेज कर लेंगे वो। तो राजा भैया का जाल ऐसा फैला हुआ है चारों तरफ कि उस जाल के अंदर मुलायम सिंह भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, और बहुत सारे पुलिस अफसर और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। पूरा उन्होंने एक अपना अजीबोगरीब जाल फैला रखा है। अखिलेश सिंह जी आप कांग्रेस में हैं, जो राजा भैया का जाल है, क्यों वहां पर, क्यों इस कांग्रेस के नजरिए से समझेंगे क्यों इतना अहम है वो, उनकी अहमियत है वहां पर? नहीं देखिए, जो आप इस तरह के व्यक्तित्व चरित्र की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ राजा भैया को क्यों चुनते? माफ कीजिए, मैं इस सरकार में कोशिश कर रहे हैं, इस सरकार में क्योंकि राजा वो एक भैया मंत्री रहे हैं। जी हाँ, नहीं अभी भी तमाम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार से क्राइम की दुनिया में राजा भैया से कम नहीं है। इसे आपको समझना होगा क्यों है, क्योंकि इस पार्टी की, इस सरकार की जो कल्चर है, जो सोच है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, क्रिमिनल फ्रेंडली डीएनए, ये वो उनको अच्छा लगता है, वो उनको सूट करता है। यही बात थी जिस बात पे वापस दोबारा मायावती जी आई थी, और लोगों को ये उम्मीद थी कि अखिलेश यादव एक यंग चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, चुनाव के दौरान इन्होंने कुछ ऐसे क्रिमिनलों पे कुछ सख्त एक्शन लिए थे और अपनी पार्टी के कुछ लोगों को शट डाउन किया था। तो लोगों को लगा था कि ये आदमी कुछ डिफरेंट होगा और इस पार्टी के, इस कल्चर से इस पार्टी को बाहर निकालेगा, और इसी उम्मीद से लोगों ने सत्ता दी थी इतनी। लेकिन 1 साल हो गए, आज फिर यह सबको यकीन होने लगा है कि वही कल्चर अखिलेश यादव जी पे हावी है। भले ही उस नेचर के ना हो, लेकिन उस कल्चर को तोड़ पाने में, हटा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सर, कैबिनेट में 11 हिस्ट्री शीटर हैं, दुर्गा यादव भी हैं जिन पर 14 मामले दर्ज है। मैं सिर्फ राजा भैया की बात ही नहीं कर रही हूँ, राजाराम पांडे हैं, मर्डर समेत उन पे 12 मामले दर्ज हैं, और अन्य दागी रियाज अहमद, अरिदमान सिंह हैं, अन्य मनोज पारस, भागवत गंगवार, तमाम नाम हैं। क्यों इस तरह से संरक्षण कैबिनेट में दिया जा रहा है, या क्यों शामिल हैं, क्यों इस टैग से समाजवादी पार्टी अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही बहुमत के बावजूद? आपके सवाल पर आऊंगा, इससे पहले आधा मिनट में अपने शाहिद सिद्दीकी साहब का और बसपा के सांसद साहब का जवाब दूंगा। बसपा के सांसद साहब अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, खाली मैं इनको एक लाइन में याद दिलाना चाहूंगा कि वो आपके लॉ एंड ऑर्डर का ही करामात था कि आपके मुख्यमंत्री जी को हिम्मत नहीं पड़ी उन तमाम जीते हुए विधायकों के साथ वापस चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता इतनी उब चुकी थी आपके गुंडे से, आपके अपराधों से, कि आपकी खुद की हिम्मत नहीं पड़ी जनता के बीच में आने की। और शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन अगर इतने ही बुरे थे तो चुनाव से पहले मेरे साथ, चुनाव के दौरान मेरे साथ, चुनाव के बाद भी सबको पता था राजा भैया वहां हैं, क्यों आप प्रचार कर रहे थे, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है, इंडिपेंडेंट लड़े थे राजा भैया, इंडिपेंडेंट है, आपको भी पता था। बसपा के सांसद बोल रहे हैं उनके साथ बीजेपी में मंत्री तब नहीं थे, तब अपराधी नहीं थे,
तब बसपा के लोगों को अपराधी नहीं दिख रहा था, पहली बात। दूसरी बात, दीदी जी बहुत बड़ा आयाम जो आपने सब्जेक्ट उठाया है, ये बहुत बड़ा विषय है। सवाल एक अपराधी कौन, अगर केस दर्ज हो जाए तो अपराधी हो जाता है, चार्जशीट हो जाता है तो अपराधी हो जाता है, न्यायालय के फैसले के बाद, ये तय सभी पार्टियों को करना होगा।